नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो इतिहास से संबंधित होने जा रहा है। जो ये टॉपिक है वो उत्तराखंड में जो आयोजित होने जा रही है जो परीक्षा सहायक अध्यापक सामान्य विषय से रिलेटिव और समूह या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते हुए चलिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए प्रारंभ करते हैं इतिहास। यदि हम इतिहास के बारे में बात करें दोस्तों, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, चाहे हम प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में बात करें, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करें या आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में बात करें, तो इससे रिलेटिव बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के जो शॉर्ट नोट्स मैं आपके सम्मुख से लेके आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में या 3 कालखंडों में इसे विभाजित किया गया है। पहला जो खंड है वो प्राचीन कालीन इतिहास, और सेकंड जो है वो है मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरा है वो आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो है एशियन पीरियड की हम यदि बात करें, प्राचीन कालीन इतिहास की यदि हम बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन लक्ष्य के आधार पर यदि हम बात करें तो इस सभ्यता का विकास ईसा पूर्व 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का ये काल माना जाता है। प्राचीन कालीन जो इतिहास के बारे में हम जो बात करें, जब किसी हिस्ट्री की हम बात करें उसमें प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत क्या होता है, जिस कालखंड का कोई लिखित प्रमाण या कोई साक्ष्य यदि हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो हम उसे प्राचीन कालीन इतिहास कहते हैं। उस काल के बारे में हमें किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसका हम अनुमानित लगाते हैं। जो इसका जो इस सभ्यता की जो विकास की यदि हम बात करें तो इस सभ्यता का जो विकास हुआ है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का ये पीरियड माना जाता है। अगर हम इसके अंदर का जो सभ्यता की यदि हम बात करें तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर जो 1206 ईसा तक का जो समय रहा है वो भारत के इतिहास में प्राचीन कालीन इतिहास के नाम से इसे जाना जाता है, एशियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब जो ये बीच का जो समय है, इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होंगी। और इस इतिहास को प्राचीन कालीन इतिहास क्यों कहा गया ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भारत के इतिहास में प्राचीन कालीन इतिहास के शब्दों में वर्णित किया गया है। अब हम मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में बात करें तो ये 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा दिल्ली की जो सल्तनत हुई थी उस समय का जो पीरियड है, मुगल काल से रिलेटिव जो ये चीज़ें रही हैं, इस समय जो सभ्यताएं पनपी थी मध्यकाल में, उस पीरियड का हमें इसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। किस प्रकार की क्या चीज़ें रहीं दिल्ली सल्तनत में, क्या क्या चीज़ों का इसमें देखने को मिला, क्या सभ्यताओं का विकास हुआ। और यदि हम बात करें 1526 से 1707 तक का जो समय रहा है वो मुगल काल रहा है। मुगल काल में भारत को एक नई दिशा, एक नई पहचान, एक नया आयाम देखने को हमें मिला। जितने भी यदि हम बात करें भारत में जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो मुगल काल में हुआ। भारत की जो सभ्यता को एक विकास का एक पंख जो लगे वो मुगल काल में लगे, और जो एक इतिहास की परिपाटी से ऊपर जो उठ की जो सभ्यता पहुंची थी 1526 से 1707 तक का जो समय रहा वो बहुत ही स्वर्ण काल के तौर पर मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जिसे गुप्त काल के अंतर्गत भी इसे जोड़ा गया है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत समावेशित होती हैं। अब आते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल का जो पीरियड रहा है वो 1707 से 15 अगस्त 1947 तक का जितना भी समय रहा, इस बीच में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली इतिहास के अंतर्गत, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कि किस प्रकार की राजनीतिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई में कितना
योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का रहा, और इसके अंतर्गत देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, ब्रिटिश हुकूमत किस प्रकार से भारत में अपना शासन प्रशासन किया, और उसी के अंतर्गत 1600 के मध्य यदि हम बात करें तो कंपनी शैली का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, ये सारा समावेश हम आधुनिक कालीन भारत के अंतर्गत देखेंगे। अब आधुनिक कालीन भारत की यदि हम बारे में बात करें तो 1947 तक का जो समय रहा है, या वर्तमान आधुनिक कालीन मतलब आज तक का जो पीरियड रहा है, आज तक का जो जितना भी 21वीं शताब्दी के अंतर्गत जितना भी हमें समावेशित की क्रियाएँ देखने को मिलती हैं वो आधुनिक भारत के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। यदि हमारे सभ्यता को 21वीं सदी में किस प्रकार की है और 16वीं शताब्दी में कैसी रही थी, 17वीं शताब्दी में कैसी रही थी, 13वीं शताब्दी में, जब ये चीज़ें हमें ज्ञात होती है तो हम इसे कालखंडों में विभाजित करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के अंतर्गत आप देख रहे हो, प्राचीन कालीन भारत के अंतर्गत देखा हमने, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखा, आधुनिक कालीन भारत के अंतर्गत जो चीज़ें हम देखेंगे। अब इसमें नोट करने वाली जो बात है उसके अंतर्गत, जैसे ये दाएं से बाईं तरफ को, इसको हम ईसा पूर्व की हम यदि हम बात करें BC बिफोर की यदि हम करें, इससे क्या होता है, इसको हम उल्टे क्रम में लिखते हैं। जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के क्रम में हम इसको लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसे पहले 1, 2, 3 करके क्रम में। अब यदि हम ED की बात करें तो ED के अंतर्गत हम ईसा पूर्व की या ईसा शताब्दी की पूर्व की हम यदि बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, AD की बात कर यदि हम करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक का ये पीरियड रहता है। अब 78 ईसा की यदि हम बात करें तो ईसा का जब जन्म हुआ था तो कनिष्ठ के शासनकाल के पूर्व का ये इसके अंतर्गत सारा वृत्तांत देखने को हमें मिलता है। ये चीज़ें हम इसके अंतर्गत समावेशित होती हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पढ़ने को हम देखेंगे। इतना आप समझिए। अब ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाएं ईसा पूर्व के क्रम में उल्टे क्रम में लिखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो हम BC की यदि हम बात ईसा पूर्व की ये होता है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में से जानते हैं। अब इसे उल्टे फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं, जैसे दाएं से बाईं तरफ की तरफ, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये AD होगा। या BC की बात हम करें तो उल्टे क्रम में 9, 8, 6, 7, 3, 2, 1 इस प्रकार से। अब ED की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की क्रम में से लिखे जाएंगे। आफ्टर और बिफोर का इसमें समावेशी तत्व हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाएं को हम उल्टे क्रम में संयोजित करते हैं, और ईसा की मृत्यु के पश्चात की जो बात करें हम तो उसमें AD को इसमें हम ऐड करते हैं, और ये बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक की यहाँ पर बात आती है। यदि आपसे BC ईसा के जन्म से पूर्व की यदि हम बात करें तो उसमें माइनस की तरफ आप इसे चलोगे, और ईसा के जन्म के मृत्यु के पश्चात की हम बात करें तो उसे प्लस की तरफ। अब देखिए माइनस की तरफ, आप समझ रहे हो ना, उल्टा और सीधे क्रम में इसको लिखने का सिंपल सी बात है। उल्टा और सीधा क्रम में इसमें बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में इसको लिखेंगे। जैसे कि BC की यदि हम बात करें, ईसा पूर्व की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब AD की यदि बात करें, ईसा पूर्व की बात करें तो उसमें क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से हम इसे विभाजित करेंगे। ये इस प्रकार से इन तिथियों को हम लिखते हैं, इस प्रकार से इस पीरियड का हमें ज्ञान होता है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत इसको भी विभाजित किया गया है प्रागैतिहासिक, अगर प्रागैतिहासिक या प्रो हिस्ट्री यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखने को हमें मिलेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्राचीन कालीन इतिहास का वह समय है जिसमें मानव अपने क्या होता है, मानव इसमें अपने रहन सहन इत्यादि चीज़ों के बारे में जानता है और अपनी जीवन की क्रियाएं इसके अंतर्गत संपादित करता है। प्राचीन कालीन इतिहास वह समय है जिसमें मानव जीवन के रहन सहन, कला, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे प्रागैतिहासिक
काल या इतिहास कहते हैं। अब कहने का तात्पर्य है, अब जो हम प्रागैतिहासिक की बात करें, प्रो हिस्ट्री की यदि हम बात करें, इसमें क्या होता है, जिसमें मानव की सभ्यता किस प्रकार से पनपी, मानव किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से उसका दिनचर्या रहती थी, किस प्रकार से वो भोजन करता था, क्या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसके अंतर्गत करता था या नहीं करता था, अपनी आर्थिक स्थिति में अपने जीवन को किस प्रकार से निर्वाहित किया, क्या वो सामूहिक तौर पर रहता था या समूह में रहता था या अकेले रहता था, इसकी क्या उनके बीच किसी प्रकार की गुटबाजी होती थी या किस प्रकार का संघर्ष रहा उनके बाद, इसके बारे में हमें कहीं भी कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। यदि हमें इसके बारे में कोई उल्लेख या साक्ष्य प्राप्त नहीं होता या लिखित तौर पे हमें ये इसकी कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद का जो पीरियड रहा स्टोन एज के बारे में बात करें, इसके अंदर जैसे स्टोन की बात करें, पाषाण काल की यदि हम बात करें, तो इसके नाम से ही जाना जाता है कि प्रागैत इतिहास में व्यक्ति को पत्थर की जानकारी होगी, जिसमें स्टोन का मतलब पत्थर से संबंधित है। इसमें पत्थर की नॉलेज उस समय जो आदि मानव रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी जीवन की पद्धति की शुरुआत हुई, जो जीवन की शुरुआती दौर की यदि हम बात करें, मानव अपने आप को किस तरह से संघर्ष से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, अपने जीवन को किस प्रकार से निर्वाहित कर रहे थे, उसकी हम बात करें। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसे पाषाण काल, स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक इतिहास में व्यक्ति को पत्थर की जानकारी थी। ठीक है। प्रो हिस्ट्री के अंतर्गत स्टोन एज की बात में इसमें पत्थर की जानकारी, पाषाण काल को भी 3 भागों में से हम विभाजित करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो काल है वह है पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल। ये 3 कालों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। अब इस काल में सिर्फ मनुष्य अपने को जीवित रखने के लिए भोजन करता था, शिकार करता था, जद्दोजहद करता था, चाहे वो कच्चा हो या पका हो, इससे कोई मतलब नहीं होता था, वो उसे खाने से मतलब होता था, अपना पेट भरने से मतलब था। ठीक है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार से डेवलप हुआ। जैसे हम स्टोन एज की बात करें तो इसमें मनुष्य ने क्या किया, पत्थर के औजार या कुल्हाड़ी का प्रयोग कर शिकार करने के तरीके अपनाए। अब उस समय क्या होता था, जैसे हम पूरा पाषाण काल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या था, शिकारी एक दूसरे को एक घेरा बना के किसी जानवर को फंसा लेते थे, उसको किस प्रकार से मारते थे हमें इसकी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई। तो मगर कहने की बात यह है कि वो अपना शिकार करके अपना भोजन करते थे। अब मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या हुआ, इसमें जैसे स्टोन एज की हम बात करें तो इसमें इंसान को पत्थर से औजार बनाने की जानकारी प्राप्त हुई, इतना विकसित हुआ मनुष्य, तो जिसने उससे भाले या लकड़ी के नुकीले भाले बनाना शुरू करा या औजार बनाने के जैसे कुल्हाड़ी इत्यादि चीज़ें बनाई और इससे वो शिकार करने में उससे सुविधा हुई। अब नव पाषाण काल के अंतर्गत क्या मनुष्य ने क्या किया, आग की खोज करी और जो शिकार करता था उसको पकाकर खाने लगा और उसको कहीं ना कहीं टेस्ट अच्छा लगा। पहले क्या होता है, मध्य पाषाण काल में वो जो शिकार करते थे वो उसे कच्चा खा लेते थे, या हम पूरा पाषाण काल की यदि बात करें तो अब जब नव पाषाण में थोड़ा मनुष्य डेवलप हुआ तो मनुष्य ने क्या किया, जब उसने आग की खोज करी उसे एक प्रकार से गर्माहट भी मिली सर्दियों के दिनों में, और अपना जो भोजन था उसको पकाकर खाने लगा तो उसमें कुछ उसका स्वाद टेस्ट चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए हेल्दी रहा और जो बैक्टीरिया या इत्यादि जो चीज़ें कच्चे मांस खाने से जो मनुष्य को जो अन्य प्रॉब्लम होती थी उससे छुटकारा मिला। और इस काल में महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है, नवपाषाण काल में इस काल में आग की खोज हुई थी और मनुष्य अपना भोजन को पका के खाने लगा। ठीक है। अब नवपाषाण काल में ही पहिए का और चाक का आविष्कार हुआ जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। इसी काल के मध्य नवपाषाण काल में मनुष्य थोड़ा सा डेवलप हुआ, उसका जो दिमाग था और विकसित होने लगा, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को वो बनाने लगा और इसी समय उसने
जानवरों को भी पालतू बनाना प्रारंभ करा। कृषि करने नवपाषाण काल में ही प्रारंभ करा। कृषि और मांस पर निर्भर न होते हुए वो खाद्यान्नों की तरफ हुआ और भोज्य पदार्थों को उगाने लगा। और जहाँ पर चाक की यदि हम बात करें, उसमें उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू करा। और पहिए कई आविष्कार भी इसी समय हुआ, जिसमें उसने घोड़ा या बैल या गाय इत्यादि चीज़ों को जो उसने पालतू बनाया, तो उसने घोड़ा गाड़ी का आविष्कार करा, जिससे कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सुविधा हुई। और इसी समय जो मनुष्य नवपाषाण काल में अपने शरीर को ढकने के लिए जो जानवर की खाल को लपेटना शुरू करा, उसने उसमें इतना परिपक्व हो गया था कि वो कुछ अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों की परिपूर्ति स्वयं कर सकता था। और जो खाना जो ज़मीन पे या पत्थर के ऊपर से रख के जो खाता था, आज उसके लिए बर्तनों की अवेलेबल हो गए थे। बर्तनों का उसने आविष्कार कर लिया था, उसमें खाता था, अपना खाद्यान्न को उसमें सुरक्षित करता था। ये नवपाषाण काल के अंतर्गत देखने को हमें मिला। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पुनः मैं आपको एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया? पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में इसे विभाजित किया। अब आते हैं हम सभ्यताएं की बात करें थोड़ा सा। जैसे कि मनुष्य डेवलप हुआ, तो जब वो समूह पहले क्या रहता था, वो अलग अलग थलग रहता था। वो धीरे धीरे जब नवपाषाण काल में वो क्या हुआ, सभ्यताओं की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। और सभ्यताओं में यदि समूह में रहना प्रारंभ करा, इस समूह में जब रहना प्रारंभ करा, तो कहीं ना कहीं वो सभ्यताओं का पुनर्जीवन हुआ या उत्थान हुआ। अब बारे में बात करते हैं कुछ सभ्यताओं के बारे में। जो कुछ सभ्यताएं हैं उसमें जो प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के C14 के आधार पर यदि हम बात करें, तो इसका जो अनुमानित जो समय रहा है, जो इसका जो पीरियड हमने माना है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड कहा है, ये इस पीरियड के मध्य से माना गया है। ये जो सभ्यता पनपी वो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता थी। जो मनुष्य की जो सभ्यताएं जो पनपी सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, इस सभ्यता का विकास नदियों और घाटियों के किनारे देखने को हमें मिला। चाहे हम हड़प्पा की बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें, क्योंकि रावी नदी की तट पर सिंधु घाटी सभ्यता रही, हड़प्पा सभ्यता रही, क्योंकि ये नदी के किनारे ही बसे, जहाँ पर ये अपने खाद्यान्नों और अपने ज़रूरत की चीज़ों को उगा सके। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, पानी। इसने पानी का अच्छा तरीके से यूज किया। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्यों नदियों के तट के किनारे बसे। अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए ये नदियों की किनारे ये सभ्यता पनपी। और इन सभ्यता का जो क्षेत्र रहा है, जो ये सभ्यता जो घाटियों की तरफ जो बसी थी, इसका जो क्षेत्र है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में ये सभ्यता हमें देखने को मिली। इसके साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए, इससे हमें अनुमानित लगाते हैं कि ये 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का ये समय रहा होगा। इस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता प्लस हड़प्पा सभ्यता पनपी। जो हम बात कर रहे हैं भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, तो भारत में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में ये देखने को मिले हमें इसके साक्ष्य। और सभ्यताओं की जो ये खोज हुई थी, जो इस सभ्यताओं को जो खोजा गया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत में थी, ये सभ्यता उस समय खोजी गई थी। ये 19वीं शताब्दी में इस सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसके साक्ष्य हमें देखने को मिले, ये खंडरों के माध्यम से या जिस प्रकार के भी साक्ष्य हमें देखने को मिले, ये देखने को मिला। अब बात करते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करता थे वो दयाराम साहनी। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, वो दयाराम साहनी। कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ये 1921 से 1922 के मध्य ये खोज प्रारंभ हुई थी, ये वर्ष रहा है। अब ये हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर बसी है, किस नदी के किनारे बसी है? ये रावी नदी के तट पर बसी है। और ये स्थान कहाँ है? ये पाकिस्तान के अंतर्गत माउंट मोगोरी में ये स्थित है। अब इसके साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त हुए, हमें पता कैसे चला कि हड़प्पा सभ्यता है? इसके साक्ष्य की जो प्रमाणिकता है वो मोहर, इसमें मोहरें हमें प्राप्त हुई।
एक सींग वाले पशुओं की या तांबे की औजार और मिट्टी के बर्तन, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हमें श्रृंगारदान से संबंधित। महिलाएं अपनी जो श्रृंगार करती थी उससे रिलेटेड, और इसमें खंडर प्राप्त हुए और इस प्रकार के स्नानागार भी हमें देखने को मिले। बहुत सी ऐसी आकृतियां हमें हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले थी। ठीक है, इससे हमें अनुमान लगता है कि ये सभ्यता उन्नत सभ्यताओं में से एक सभ्यता रही है। अब बात करते हैं दूसरी सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो सभ्यता। ये इसको दूसरे नाम से मुर्दों के टीले के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी भी खोज जो खोज करता रहे हैं वो राखल दास बनर्जी इसके खोज करता रहे हैं। इसकी जो खोज हुई थी 1922 में इसकी खोज हुई थी। और यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो ये वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई थी। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी ये हुई थी आपके 1922 में हुई थी। ये जो सभ्यता पनपी थी वो सिंधु घाटी नदी के तट पर ये सभ्यता हमें देखने को मिलेगा। आज की तिथि में यदि हम इसकी बात करें, ये स्थान कहाँ पाया जाता है, ये स्थान पाकिस्तान में लड़काना में ये पाया जाता है, ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब हम इसके साक्ष्य जो हमें मिले हैं इस सभ्यता मोहनजोदड़ो की सभ्यता में, इसमें 3 मुख वाली देवता की मूर्ति पशुपति नाथ के तौर पे ये जाने जाते। इसमें कांस्य की मूर्ति मिली है, नटराज की मूर्ति हमें देखने को मिली है, विशाल स्नानागार मिला है और भंडार गृह मिले हैं इसमें, और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और यहाँ तक कि इसमें जो उस समय सूती कपड़े का भी प्रचलन हो गया था, ये चीज़ें हमें देखने को मिली। क्योंकि ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से उन्नत सभ्यता के तौर पर विकसित हुई। जो सभ्यता हम आगे देखेंगे वो उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। एक समावेशी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब चिंधोड़ सभ्यता की बात करें हम, ये सभ्यता की जो खोज करता रहे हैं MG मंजूरदार द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ये इसकी खोज वर्ष 1931 में इसकी खोज की थी। ये जो जितनी भी सभ्यताएं हमें देखने को मिली हैं वो कहीं ना कहीं किसी नदी के तट पर या मुहाने पर ये हमें देखने को मिली। इसकी जो पैरेलल में जो नदी बहती है वो सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु नदी बहती है। और ये स्थान आज स्थान जो है सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है। और जो इसके साक्ष्य जो हमें प्राप्त है, मानक बनाने के कारखाने इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जेवर इत्यादि। अब अगला जो है कालीबंगा, चौथी जो सभ्यता हमें देखने को मिली वो है कालीबंगा। जैसे इसके शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियों की। यदि हम बात करें, इसमें काले रंग की चूड़ियाँ इस सभ्यता के अंतर्गत देखें जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो देखने को मिले इसमें। ठीक है, और इसके जो खोज करता रहे अमलानंद घोष इसके खोज करता रहे हैं। अगर इस कालीबंगा की जो खोज किस सन में हुई, कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसकी खोज हुई थी 1993 में इसकी खोज हुई थी। और जो इसकी जो खोज हुई थी कालीबंगा की 1953 में इसकी खोज हुई थी। और ये घाघर नदी के तट पर ये सभ्यता देखने को मिलता है। और यदि हम ये किस स्थान पर ये प्राप्त हुई है, ये हनुमानगढ़ राजस्थान भारत के अंतर्गत ये सभ्यता हमें देखने को मिलती है। और जो इसके साक्ष्य जो हमें देखने को मिले इस सभ्यता की, तो इसमें जोते हुए खेत, जैसे कि हम जुताई करते हैं खेतों में, वो चीज़ें हमें देखने को मिले। ईंट के मकान देखने को मिले, अग्नि वेदिका मिलेगी, इसमें कुंड मिले हैं, कुएँ मिले हैं। और घरों की बनावट जो एक सुंदर तरीके से घरों को सुशोभित किया गया है, साज सज्जा की चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। और कोडदाजी सभ्यता 5वीं है। ये इसके खोजकर्ता जो है फजल अहमद है। और वर्ष 1953 में इसे खोजा गया था। ये भी सिंधु घाटी नदी के तट पर मिली है, पनपी है। और स्थान है इसके शेरपुर पाकिस्तान के अंतर्गत मिली है। इसके जो साक्ष्य मिले हैं इसमें पत्थर के औजार हमें मिले हैं, जैसे भाला, नुकीले, हथौड़िए, कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि चीज़ों का हमें इसमें देख। अब रंगपुर सभ्यता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है रंगपुर सभ्यता। अब जो रंगपुर सभ्यता है इसके जो खोज करता है रंगनाथ राव द्वारा इसको खोजा गया था। ये इसकी जो खोज हुई थी 1953 में इसकी खोज हुई थी। और ये जो
सभ्यता, रंगपुर जो सभ्यता है, मादर नदी के तट पर ये सभ्यता पनपी थी। और जो स्थान है काबड़ियावाड़ गुजरात में ये पनपी थी, भारत के अंतर्गत। और जो इसके साक्ष्य मिले हैं, इसमें धान की भूसी, गेहूं की खेती और इसमें भंडार गृह इत्यादि हमें देखने को मिले। और रोपण सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसमें जो इसके जो खोज करता रहे हैं यश दत्त शर्मा द्वारा इसको खोजा गया। रोपण सभ्यता को किसने खोजा गया है? यश दत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। रंगपुर सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई है? ये गुजरात में प्राप्त हुई है, काबड़ियावाड़ में ये मिली है। और ये किस नदी के तट पर मिली है? कभी मादर नदी के तट पर ये हुई। अब इसकी जो किस सन में से खोजा गया, कभी क्वेश्चन आ जाता है, 1953 में इसको खोजा गया है। और रोपण सभ्यता को भी 1953 में खोजा गया था। और ये जो नदी के तट पर जो मिली है, ये सतलज नदी के तट पर हमें देखने को ये सभ्यता मिली है। और स्थान है रोपण, पंजाब के अंतर्गत ये देखने। इसके जो साक्ष्य मिले, ये मानव निर्मित खेत है। मानव ने पहाड़ों को खोद कर या किस प्रकार से खेतों को एक आकार दिया है, वो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आठवीं जो सभ्यता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सभ्यता है लोथक सभ्यता, ये खोजकर्ता के नाम कभी आ जाता है, वो रंगनाथ राव द्वारा इसे खोजा गया। 1956 में इस लोथक सभ्यता की खोज हुई थी। और ये जो नदी किस नदी के तट पर मिली? सिंधु घाटी अहमदाबाद में ये मिली है। और जो इसका स्थान है गुजरात अहमदाबाद के अंतर्गत। और जो इसके साक्ष्य मिले हैं, इसमें बंदर ग्रह, हाथी दांत, चावल की खेती और इत्यादि बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिले। हम शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। और बनवाली सभ्यता जो है, ये इसकी जो खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसको खोजा गया था। और वर्ष 1974 में इसको खोजा गया था। और ये जो जिस नदी के तट पर ये स्थित थी, ये सरस्वती नदी के तट पर ये हमें देखने को मिली। और स्थान है हिसार, हरियाणा के अंतर्गत ये स्थान है। ये बनवाली जो सभ्यता है ये हिसार हरियाणा में हमें देखने को मिली है। और इसकी जो साक्ष्य मिला है, इसमें मिट्टी से बना एक बड़ा सा हॉल है और खिलौने इत्यादि चीज़ें मिली हैं इसके अंतर्गत। अब